हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज मैं कर रही हूँ 7th क्लास की हिस्ट्री का 5th लेसन, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इसका एक पार्ट मैं पहले कर चुकी हूँ, आज मैं दूसरा पार्ट कर रही हूँ। पूरे लेसन को समझने के लिए लेसन के दोनों पार्ट देखने जरूरी हैं। और मैं आपको सुझाव देती हूँ कि जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं, अगर आपके पास उस लेसन की बुक है या उस सब्जेक्ट की बुक आपके पास है तो बुक खोलकर जरूर बैठें, वो लेसन निकाल कर बैठें और वीडियो भी सुनते जाइए और बुक में भी देखते जाइए और हो सके तो निशान लगा लीजिए जो मैं आपको समझा रही हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस लेसन के फर्स्ट पार्ट में हम बात कर रहे थे 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच जो देश के अंदर भारत में इमारतें बनी, तो उन इमारतों को बनाने की शैली क्या थी, उन इमारतों को बनाने की जो टेक्निक थी वो क्या थी, किस तरह के डिजाइन बनाए जाते थे, क्या सामान इस्तेमाल किया जाता था। जैसा कि हमने बात किया था कि कुतुब मीनार की बात की थी हमने, ये काफ़ी ऊंचा था और इसके अंदर मेहराब बनाए गए थे। मेहराब भी हमने सीखा था कि मेहराब क्या होते हैं। उस समय में जितनी भी इमारतें बनाई जाती थी, उन इमारतों की जो छत होती थी, उस छत का वजन सहन करने के लिए मेहराब बनाई जाती थी। और सबसे बड़ी समझने की बात यह थी कि उस समय में जितने भी राजा आए या जो व्यापारी होते थे या प्रमुख व्यक्ति होते थे, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए इमारतें बनवाई, जैसे मंदिर बनवाए, मस्जिद बनवाई, गुरुद्वारे बनवाए। और इन इमारतों के अंदर अच्छी नक्काशी की गई या डिज़ाइन बनाए गए, यहाँ तक कि मंदिरों के अंदर सोने की मूर्तियाँ भी रखी जाती थी और कहीं कहीं तो हीरे का भी प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह काफ़ी धन दौलत खर्च किया जाता था इनको बनाने में। जैसे उदाहरण के लिए आगरा का ताजमहल है जो शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां इमारतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध माना जाता है, उसके समय में बहुत सारी इमारतें बनवाई गई। इसके अलावा बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि दिखाई। यहाँ ये कह सकते हैं कि कोई इमारत बनती थी तो ये उस इमारत को बनाने में अपनी व्यक्तिगत रुचि दिखाते थे, काफ़ी शौक से बनवाते थे। खुद बाबर ने अपनी आत्मकथा में इस रुचि का वर्णन किया है कि कैसे वो रुचि लेकर के इन इमारतों को बनवाता था। उसने बहुत सारे बाग बनवाए और इन बागों के चारों तरफ चार दीवारी होती थी, मजबूत चार दीवारी होती थी ताकि कोई अजनबी इसमें प्रवेश ना कर सके। और इस बाग के अंदर कृत्रिम नहरें बनाई जाती थी। कृत्रिम नहर क्या होता है? जो खोद करके नहर बनाई गई हो। तो इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए इस बाग के अंदर नहरें बनाई जाती थी, जैसे चित्र 10 में दिखाया गया है। ये काबुल में 4 बाग का इमारत है और इस इमारत के अंदर ये जो पट्टियां दिखाई दे रही हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, ये नहरें हैं, कृत्रिम नहरें हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ा रही हैं। इन इमारतों की दूसरी विशेषता यह थी कि ये इमारतें 4 भागों में विभाजित की जाती थी। 4 भाग इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये इमारतें 4 समान हिस्सों में बटी होती थी। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये 4 भाग कहे जाते थे और ये परंपरा अकबर के समय में शुरू हुई थी। और ये सुंदर 4 बाग कश्मीर, आगरा और दिल्ली में देखे जा सकते हैं जो जहांगीर और शाहजहां ने बनवाए थे। जैसा कि चित्र 9 में दिखाया गया है, ये हुमायूं के मकबरे का 4 बाग है और ये दिल्ली में है। तो ये चित्र एक वर्गाकार के रूप में दिखाया गया है, तो इसीलिए इसको 4 बाग कहा जाता था क्योंकि ये चौरस होता था, यह वर्गाकार होता था। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार गुंबद का प्रयोग किया, जो सबसे ऊंचा था, यह बहुत ऊंचा होता था और ये गुंबद गोलाकार था, जैसा कि चित्र 11 में दिखाया गया है। इस मकबरे का जो ऊपर वाला शिखर है ये गोलाकार है और ये जो हुमायूं का मकबरा है ये एक बहुत बड़े 4 बाग के बीच में बनाया गया था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष, जिसे मध्य कक्ष भी कहा जाता है, 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ था, मतलब ये जो मकबरा है ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था और इसके किनारों पर सफेद संगमरमर के पत्थर लगे हुए थे। इसी तरह चित्र 12 में दिल्ली में दीवान आम में सिंहासन का छज्जा, उसका चित्र दिखाया गया है। ये चित्र 12 में जो राजा का सिंहासन होता था ये उसका चित्र है।
और इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था। ये कह सकते हैं कि शाहजहां के समय में बहुत सारी इमारतें बनाई गई और शाहजहां ने इस काम को करने में बहुत रुचि दिखाई, विशेषकर आगरा और दिल्ली में। उसने काफी सारे समारोह कक्ष बनवाए, जिसे मीटिंग हॉल कह सकते हैं। और उस समय में उन समारोह कक्ष को क्या कहते थे? दीवान ए खास और दीवान ए आम। तो ये उस जगह का नाम होता था जहां पर मीटिंग होती थी, वो कमरे होते थे, ये बहुत बड़े होते थे। और ये दीवान ए खास या दीवान ए आम इतनी सावधानी पूर्वक बनाए गए थे, क्योंकि इनकी जो छत थी वो 40 खंभों के ऊपर रखी गई थी। तो इसे इसलिए चिहिल सुतून भी कहा जाता था, या 40 खंभों के सभा भवन भी कहे जाते थे। राजा का सिंहासन जिस मंच पर रखा जाता था उसे प्रायः किबला कहा जाता था। किबला क्यों कहा जाता था? क्योंकि नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने मक्का की ओर मुंह करके वो बैठते हैं। तो इसी तरह जब मीटिंग होती है तो सभी लोग राजा की तरफ मुंह करके बैठते हैं, इसलिए उसे किबला का नाम दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मुगल शासक अपने आप को ईश्वर का प्रतिरूप समझते थे। दिल्ली के लाल किले के अंदर जो शाहजहां ने अपना दरबार बनवाया था, उस दरबार में भी सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था या चित्र बनाए गए थे। ऐसा कहा जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता था, या जो खूंखार जानवर होते हैं उसकी वीणा को सुनकर के वो जानवर शांत हो जाते थे। पित्रादुरा किसको कहते हैं? जो संगमरमर पत्थर या जो बलुआ पत्थर होते हैं उनके ऊपर खुदाई करके उनके अंदर रंग भरा जाता था और सुंदर डिजाइन बनाए जाते थे, तो इसी को पित्रादुरा कहते हैं। तो ये लाल किले के अंदर काफी देखने को मिलता है। ये जो समारोह कक्ष बनाए गए थे, इनसे ये स्पष्ट होता है कि जब राजा के सामने सभी लोग बैठते थे तो राजा के लिए सभी लोग समान हैं, बराबर हैं, कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता। या ये कह सकते हैं कि राजा सभी को एक समान समझेगा, एक समान न्याय करेगा। शाहजहां ने सबसे पहले अपनी राजधानी आगरा को बनाया था, या आगरा उसकी पहली राजधानी थी, और उसने आगरा में ताजमहल बनवाया था जो यमुना नदी के तट पर था। और इसका निर्माण भी 4 बाग की रचना के ही समान किया गया था। इसके अलावा उसने और भी बहुत सारे 4 बाग बनवाए थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान 4 बाग के बीच में स्थित न होकर नदी के तट के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। पहले जो 4 बाग बनाए जाते थे उनके अंदर जो मकबरा होता था, जैसे हमने हुमायूं के मकबरे की बात की है, तो वो 4 बाग के बीच में होता था, मध्य में होता था। लेकिन बाद में कुछ ऐसे 4 बाग बनाए गए जिनमें जो मकबरा होता था या बिल्डिंग होती थी वो 4 बाग के एक कोने पर होती थी। जैसा चित्र 13 में दिखाया गया है आगरा का ताजमहल, जिसका निर्माण 1643 ईस्वी में पूरा हुआ था। तो ये चित्र में देखने से ही पता चलता है कि ये वर्गाकार शेप में बनाया गया है या 4 बाग के रूप में बनाया गया है। इसके अलावा शाहजहां ने दिल्ली में शाहजहानाबाद शहर भी बसाया था और उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। तो यहाँ पर उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही आने की इजाजत थी। चित्र 14 में दिखाया गया है कि ताजमहल एक कोने के ऊपर लिखा हुआ है और यमुना नदी कितनी लंबी ताजमहल के पीछे की तरफ बह रही है। तो यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि जो ताजमहल है वो एक कोने पर है, 4 बाग के एक कोने पर बनाया गया। और जो यमुना नदी है उसके दोनों साइड अभिजातों के बाग महल बनाए गए। ये तो हम पहले ही इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो शहर है वो नदियों के किनारे बसे हुए होते थे। तो सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर राजा का विशेष इमारत बनाई गई थी। तो बाकी के जो लोग हैं वो थोड़ा दूर रहेंगे, या उनके जो 4 बाग होते थे वो अलग होते थे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच ये भवन निर्माण कला का खूब विकास हुआ, और ऐसा करने से इस शैली के अंदर दूसरी शैलियों का भी मिश्रण हो गया कि जब इन इमारतों को बनाया जाता था या राजा इन इमारतों को बनवाते थे तो वो दूर दूर से कलाकारों को बुलाते थे या दूसरे स्थानों से कलाकारों को बुलाते थे। तो वो जो दूसरे स्थानों से कलाकार आते थे तो वो अपने स्थान की शैली को राजा जहाँ
जहाँ पर इमारत बनवाता था तो उस शैली को वो बना देते थे। ये कह सकते हैं कि शैलियों का आदान प्रदान हुआ। जब एक इमारत को कई कलाकार मिलकर बनाते थे तो वो एक दूसरे की शैलियों का मिश्रण हो जाता था, मिक्स हो जाती थी। ये कह सकते हैं एक क्षेत्र की परंपराएं दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई, कि एक क्षेत्र की जो शैली है वो दूसरे क्षेत्रों में भी बनाई गई। उदाहरण के लिए कह सकते हैं विजयनगर में राजाओं की जो गजशाला बनाई गई थी उसके ऊपर बीजापुर और गोलकुंडा की जो वास्तुकला थी उसका प्रभाव दिखाई दिया। और यही कारण है कि बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया और इसलिए इसे बांग्ला गुंबद कहा जाता था। क्योंकि इसका नाम बंगाल के आधार पर पड़ा था इसलिए इसका नाम बांग्ला गुंबद हुआ। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की जो इमारतें थीं उनके ऊपर गुजरात और मालवा की वास्तुकला शैलियों का प्रभाव पड़ा। जैसे ये चित्र 16 दिखाया गया है, ये एक मंदिर का अंदरूनी भाग का चित्र है जो 1590 में वृंदावन में गोविंद देव का मंदिर बना था, उसका अंदर वाला हिस्सा है। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था और चित्र को देखने पर पता चलता है कि इसके अंदर जो ये पट्टियां दिखाई दे रही हैं जो नीचे से एक दूसरे को काट रही हैं, ये काटती हुई मेहराब हैं। तो इन मेहराबों को देखने से पता चलता है कि जो पहले मेहराब होती थी उनका डिजाइन बदल गया, बनाने का तरीका बदल गया। और ये इसलिए हुआ कि ये शैली उत्तर पूर्वी ईरान से आई थी और फतेहपुर सीकरी में प्रयोग की गई थी। ये कह सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी में ये जो इमारत बनी इसके ऊपर उत्तर पूर्वी ईरान की जो शैली थी उसका असर पड़ा। 18वीं शताब्दी से मुगल सत्ता का पतन होना शुरू हो गया और उनके पतन होने के बाद भी जो राजा आए उन्होंने ये भवन निर्माण कला को जारी रखा और इस शैली को आगे भी प्रयोग करते रहे। जैसा चित्र 17 में फतेहपुर सीकरी के जोधाबाई महल को दिखाया गया है। इस महल की जो छत है ये खंभों के ऊपर खड़ी है और अब समय के अनुसार जो खंभे होते थे वो भी डिजाइनदार बनाने लगे। तो इस चित्र में खंभों का डिजाइन दिखाई दे रहा है और इन खंभों के ऊपर का जो हिस्सा है वो काफी डिजाइनदार है जिसके ऊपर छत का भार टिका हुआ है। ये इमारत गुजरात क्षेत्र की वास्तुकलात्मक परंपराओं से प्रभावित है। 12वीं शताब्दी में फ्रांस में भी काफी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई गई और ये गोथिक शैली के नाम से जानी जाती थी। इस शैली की विशेषताएं होती थी नुकीले ऊंचे मेहराब, कि इन इमारतों में जो मेहराब बनाए जाते थे वो काफी ऊंचे होते थे और नुकीले होते थे और उनके अंदर रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता था जिसमें बाइबल से लिए गए दृश्यों को चित्रित किया जाता था। और ये नीचे वाले चित्र में पेरिस का नॉट्रे-डेम चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दियों के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था और ये इमारत घंटी वाले बुर्जों के नाम से प्रसिद्ध थी। इसके अंदर घंटी वाले बुर्ज बनाए गए थे। तो इस लेसन से हमें ये समझ आता है कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो राजाओं ने इमारतें बनवाई उन इमारतों में विभिन्न प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ और इन इमारतों को बनवाने में राजाओं ने खूब रुचि दिखाई और अपना सहयोग दिया। यद्यपि राजाओं ने ये इमारतें अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए बनवाई गई थी, लेकिन आज ये हमारे लिए धरोहर बन गई है, हमारे पूर्वजों की धरोहर है हमारे पास। और इनको देखने से पता चलता है कि उस समय में भी कितनी अच्छी तकनीक का प्रयोग किया जाता था और ये इमारतें कितने हजारों सालों से खड़ी हैं, कितने सैकड़ों सालों से खड़ी हैं और ऐसे की ऐसे खड़ी हैं, इनका कुछ नुकसान भी नहीं हुआ है। जबकि आज के समय में बनाई गई इमारतें तो कुछ ही समय में नष्ट हो जाती हैं। और उस समय में जब इमारतें बनाई जाती थी तो लोगों के पास इतने अच्छे साधन भी नहीं होते थे, जैसे पत्थर को उठाना, बहुत ऊंचाई तक लेके जाना, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कार्य करके दिखाया और ये इमारतें हमारे लिए ऐतिहासिक स्थान बन गई हैं। जब लोग घूमने जाते हैं तो इन इमारतों को देखने में अपनी विशेष रुचि दिखाते हैं कि दूर दूर से लोग इन इमारतों को देखने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि विदेशी लोग भी इन इमारतों को देखने में रुचि रखते हैं। तो यहीं पर हमारा ये लेसन पूरा हो जाता है। इस लेसन को समझने के लिए इस लेसन की दोनों वीडियो जरूर देखें और अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बेल आइकन को दबाएं।
कोई भी लेसन जब आप वीडियो देखते हैं तो कहीं पर अगर आपको कोई दिक्कत आती है या समझ नहीं आता है तो उस स्थान पर वीडियो को बार बार देखें, रिपीट करें, जिससे ये जो भी चीज़ है आपको समझ नहीं आ रही वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और लेसन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ऑल द बेस्ट।